नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी में। मैं हूं नई दिल्ली से और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोढ़ी, जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब। सोढ़ी साहब, स्वागत है। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, पहले पुलवामा, उसके बाद जवाब में ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कराने के लिए घुटनों पे आ गया था पाकिस्तान दुनिया की नजर में कि आप माफ कर दीजिए और बंद कर दीजिएगा। तबाही देखी उसने भारतीय फौजों की। उस दौरान हिंदुस्तानी हुकूमत ने यह कहा था कि हम अब बात लड़ाई तो बंद कर देंगे, जवाब देना बंद कर देंगे, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि आइंदा से अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घटना हुई, छोटी या बड़ी, तो फिर हम उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह जवाब देंगे। आपकी भाषा में तुरंत उसको हम आतंकी घटना मान के जवाब देंगे। बातचीत नहीं होगी। हम कहाँ खड़े हैं दिल्ली में, जो कल यानी कि 10 नवंबर 2025 को कार बम ब्लास्ट हुआ है। 8 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं। संजीव जी, भारत सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो मई में हुआ था वो खत्म नहीं हुआ है, वो ऑन गोइंग ऑपरेशन है। दूसरी बात, कई बारी मई के बाद ये बातचीत कही गई बड़े बड़े नेताओं से और ऊंचे अधिकारियों से कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा भारत पे कोई आतंकवादी हमला कराया तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर हम यही दो बिंदु देखें तो एक बात साफ है कि ये जो कल आतंकवादी हमला हुआ दिल्ली में, ये डेफिनेटली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। कई अभी उसके लिंक्स भी सामने आ गए हैं। दूसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो एक्चुअली तो हमें पाकिस्तान को वही जवाब देना चाहिए जो उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दिया था। लेकिन क्या इसका डिसीजन होगा, ये हमें कल पता चलेगा, क्योंकि कल कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग है। और हमें याद होगा कि जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद जब कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, उसके बाद चीजें क्लियर होने लग गई थी कि भारत का अगला स्टेप क्या होगा। तो मेरे को लगता है कि हमें कल तक इंतजार करना चाहिए, जब एक बार कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हो जाएगी उसके क्या परिणाम आते हैं। लेकिन पाकिस्तान पे हमला तो होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल इसके साथ हूं, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसको जब तक आप लठ से नहीं मारोगे, वो बार बार वो नाक डसता रहेगा। और अब क्योंकि उसे चीन का समर्थन है, अब उसे अमेरिका का समर्थन भी हो गया है मई के बाद, जिस तरह से हमने देखा है। तो ये जो नाग है, ये नाग और खौफनाक होगा। और इस खतरनाक और खौफनाक नाग के लिए बार बार लठ मारना जरूरी है, या बार बार सैनिक कार्रवाई करनी जरूरी है, क्योंकि बातचीत तो बहुत दशक पहले ही इस मैं कहूंगा जहरीले सांप के साथ तो कोई फायदा ही नहीं रहा, जो हमने दशकों पहले बातचीत करते रहते थे। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हमें कल तक वेट करना होगा। मेरे को उम्मीद है कि जिस तरह से अब आक्रोश है, गुस्सा है 140 करोड़ भारतीय नागरिकों में, कि राजधानी के अंदर लाल किला हम जानते हैं कितनी हमारे लिए एक अहम जगह है, वो उस इलाके में होना तो वाकई में ये कोई ना कोई जवाब तो होगा। जय सोडी साहब, आपकी बात अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। जैसे ही कल ये शाम को 7 बजे के करीब लाल किला पे ब्लास्ट हुआ है, कल से मतलब 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में, अगले दिन यानी कि 11 नवंबर, आज मंगलवार को सुबह के जो हिंदुस्तान के दुनिया के अखबार है उनमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन राष्ट्रपति का एक बयान आता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। वो हमारे दोस्त हैं, थोड़े से नाराज हैं, हम उनको मना लेंगे। कुछ कनेक्ट हो पा रहा है क्या? संजीव जी, मैं इन दोनों बीचों में तो मैं कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं देख रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे कई बयान आ रहे हैं जो भारत के पक्ष में हैं। और ये बड़ा एक स्टार्क कंट्रास्ट है, जो पहले कुछ हफ्ते तक हर बयान जो डोनाल्ड ट्रंप का आता था वो भारत विरोधी आता था। बल्कि भारत विरोधी मैं कम वर्ड यूज करूंगा, वो भारत की बेइज्जती करने के लिए ज्यादा होता था। और सबसे कड़वा बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, वो 25 अगस्त को दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि
सॉरी 25 जुलाई को दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तो मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मेरे को सारे बयानों में सबसे कड़वा बयान ये लगा कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ की जनसंख्या, उसमें मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। खैर, ये तो डोनाल्ड ट्रंप को हम जान गए अभी पिछले 6-8 महीने में। लेकिन मेरे को जो लग रहा है, ये जो पिछले कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग रुख दिख रहा है भारत के पक्ष में, ये बेसिकली ट्रेड डील के नजरिए से है। कि डोनाल्ड ट्रंप आप जान चुके हैं कि भारत ने बड़ा एक कड़ा रुख लिया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के नीचे। भारत अमेरिका की बिल्कुल दबाव में नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी जानते हैं कि अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का अगर उन्हें सफल करना है, तो उन्हें भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत तो एक बड़ी मार्केट है अमेरिका के लिए। तो ये जो मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रो इंडिया रुख देख रहा हूं, ये मैं ट्रेड डील के नजरिए से ज्यादा देख रहा लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, आपके ही बातचीत से एक सवाल निकल के आ रहा है। अमेरिका और उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों घाघ हैं, मक्कार। उस हद तक के धूर्त हैं कि वो किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं और किसी भी सीमा तक किसी को गिरा सकते हैं। कहना चाहिए कि उनका कोई ईमान और धर्म नहीं है, जुबान नहीं है। ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच खिचड़ी पक रही हो इस लाल किला ब्लास्ट को लेके, इशारे इशारों में एजेंसीज के बीच। प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं, एजेंसियां बात करती हैं, इनके जो नुमाइंदे होते हैं वो बात करते हैं। और इन्होंने हल्के से हाथ रखा हो ट्रंप साहब ने भारत को धीरे धीरे एक हफ्ते से, कि ये अभी होने वाला है तो हम ही तो बीच में शांति समझौता करवाएंगे, फिर सीज फायर तो हम ही करवाएंगे जब भारत रिएक्ट करेगा लाल किले पे अटैक के बाद। ये सब कहीं वो षड्यंत्र तो नहीं है और ये दोनों उसके हिस्से हों? हो सकता है मैं गलत हूं। हूं। संजीव जी, इस वक्त इस मुद्दे पे मेरा कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कोई मेरे को तार दिख नहीं रहे जहां पे इस आतंकवादी हमले के साथ सीधा अमेरिका को जोड़ा जाए। पाकिस्तान के साथ 200% कनेक्शन, इसमें तो कोई हमें शक नहीं है। लेकिन अमेरिका का कनेक्शन मेरे को इसके साथ अब नहीं दिख रहा है। शायद आने वाले समय में कुछ खुलासे हो तो पता चल जाए। लेकिन एक बात जरूर है संजीव जी, अमेरिका ने जो गलती की है ना, चीन को एक बड़ा शक्ति बना के 1970 के दशक से जब चीन के साथ व्यापार करना शुरू किया, अमेरिका का अब जो बड़ा डर है कि अगर भारत शक्तिशाली हो गया चीन की तरह, तो अमेरिका को और दिक्कत होगी, क्योंकि अमेरिका किसी और देश की तरक्की देख नहीं सकता, क्योंकि एक बार वो चीन के साथ भुगत चुका है। तो ये जो बार बार भारत के अगेंस्ट बयान आना, भारत को नीचा दिखाना, ये अगर मैं सारी चीजें लूं तो मैं उस नजरिए से ज्यादा लेता हूं कि ये भारत की जो इतनी प्रगति हो रही है, भारत की जो इतनी तरक्की हो रही है, ये अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। देखिए, हम अपनी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में देखते हैं, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कि जैसे जैसे इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके अपने नजदीक वाले कुछ ज्यादा दुश्मन बनने लग जाते हैं। पराये लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अपने नजदीक जो आपको इतने दशकों से जानते हैं, वो जैसे जैसे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो आपसे दूर होने लग जाते हैं। यही चीज भारत के साथ हुई है। जिस तरह से पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नीचे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, भारत ने बड़े कठिन कदम लिए हैं, भारत अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय पावर के रूप में बिल्कुल उभर चुका है। हमारा हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में मान सम्मान होता है, ये तो हम पिछले 11 साल से देख चुके हैं कई बार। ये चीज अमेरिका को हजम नहीं हो रही है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हो रही है। और यही कारण है कि आज अमेरिका और भारत के बीच में खटास है। सोडी साहब, चलिए, अमेरिका को आपने कहा, मैंने माना, छोड़ देते हैं। जब रंग में आएगा तब देखा जाएगा। चीन में ये जो कई पकड़ धकड़ हुई हैं सस्पेक्टेड टेररिस्ट की, इनमें कुछ पकड़े गए चीन से पढ़ाई करके आए, एमबीबीएस की डॉक्टरी करके आए हैं। अगर भारत को अब रेड फोर्ट के सामने चांदनी चौक के मेन रेड लाइट पे हुए कार बम ब्लास्ट में चीन से कुछ मदद चाहिए, बाया चीन, पाकिस्तान के लिंक कनेक्शन के लिए, इंटर कनेक्शन के लिए, तो क्या चीन भारत की मदद करेगा और क्या भारत चीन के पास जाएगा? संजीव जी, 8 जुलाई 2013 को
विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उस उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें जंग नंबर 3 का जिक्र है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। और उस लेख में यह भी लिखा है कि चीन को पहले ऐसी ताकतों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी में दरारें हों, और चीन की कोशिश होनी चाहिए कि भारत छोटे छोटे देशों में टूट जाए। और अगर ये चीज सफल नहीं होती है तो फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर करनी चाहिए। अब हम सारे जानते हैं कि चीन में कोई भी नागरिक कुछ भी बोलता है या लिखता है वो चीनी सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा लेख छपना, जिसमें टाइमलाइन देना, ये सारी चीजें लिखना, पब्लिक डोमेन में डालना, और चीनी सरकार का इस लेख को बैन नहीं करना, साफ दिखा रहा है कि ये चीनी सरकार की परमिशन के साथ ये लेख लिखा गया। अब अगर हम इस लेख के साथ इस जो आतंकवादी हमला हुआ इसकी तार जोड़ें, जैसे आपने कहा जो खुलासे हो रहे हैं कि कुछ इसमें से आतंकवादी जो पिछले 1-2 दिन से पकड़े गए थे फरीदाबाद में और अलग अलग जगह, कुछ उसमें से चीन में पढ़ के आए थे, तो ये तार साफ जाहिर है जो इस लेख में क्लियरली लिखा है कि चीन को कोशिश करनी चाहिए कि भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी में दरारें और भारत अपने आप छोटे देशों में टूट जाए। ये जो संजीव जी 2001 तक दुनिया में माना जाता था ये जितने आतंकवादी होते हैं ये अनपढ़ और गरीब होते हैं, लेकिन 2001 में जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हवाई जहाजों ने जाके वो बिल्डिंगें गिराई, और वो जो आतंकवादी थे वो पढ़े लिखे थे, जो पायलट थे या पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे, और उनके पीछे था ओसामा बिन लादेन जो कि पढ़ा हुआ एक इंजीनियर था, जो कि अरबपति था। तो 2001 में ये तो धारणा खत्म हो गई कि आतंकवादी सब अनपढ़ और गरीब होते हैं। और पिछले 1-2 दिन से जिस तरह से अरेस्ट हो रहे हैं और डॉक्टर्स निकल के आ रहे हैं, और जो कल भी आतंकवादी हमला हुआ जो कार का चालक एक डॉक्टर निकला, जो डॉक्टर पकड़े गए या जो कल डॉक्टर मारा गया उस ब्लास्ट में, ये भारत के लिए बड़े एक चिंताजनक बात है, बड़ी खतरे की घंटी है कि जो अब तक हम 0.5 फ्रंट या हाफ फ्रंट सुनते आए थे, ये हाफ फ्रंट अब पूरी तरह से बनने लग गया। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा किया बिना एक गोली चलाए। वो कैसे? उसने अपने लोग इन दोनों देशों में भेजे, वहां इसके लोग उन देशों में घुल मिल गए, आस्ता आस्ता वो ताकतवर होते गए, और जब हिटलर ने डिसाइड किया मैंने इन दोनों देशों पे कब्जा करना है, तो उसे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो अगले साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई जब उसने पोलैंड पे हमला किया। मेरे कहने का मतलब है ये जो हाफ फ्रंट की बात कई बार हमारे सीनियर राजनेताओं, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स करते आए हैं, वो अब हकीकत में बदलते हुए दिख रही है। तो ये एक चिंताजनक बात तो है, साथ में ये हमारी खुफिया और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती की बात भी है। देखिए कोई अनपढ़ या गरीब आदमी होगा ना, वो ऐसी कार्रवाई करेगा, वो कोई ना कोई गलती करेगा, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, वो इतनी चतुराई से करते हैं कि बहुत लेट तक उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। और यहीं पे चैलेंज आ जाता है हमारी खुफिया और सुरक्षा बलों के लिए। तो ये एक बड़ा मैं टर्निंग पॉइंट लूंगा भारत में टेररिज्म का, जहां इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स एक नहीं 5, 6, 7 पकड़े गए हैं इस आतंकवादी कार्रवाई में। यानी कि जो आपकी ही बात दोहराता हूं, अब तक ये कहा जाता था कि इलिटरेट होते हैं टेररिस्ट, ये पैसे के लिए अनपढ़ और गंवार हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं 72 हूरे पाने के चक्कर में और अपने को जन्नत में ले जाने के लिए। लेकिन अब हिंदुस्तान जैसा लोकतांत्रिक देश कम से कम, और हमारी जो एजेंसियां हैं, हुकूमत हमारी जो, वो ये तो भूल जाए कि अब अनपढ़ और गंवार टेररिस्ट
अटैक कर सकते हैं। यहाँ पढ़े लिखों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, वो भी खास तौर से जो विदेश से पढ़ के आए हों। पता नहीं उनकी कहाँ इंटरनेशनल इंटरकनेक्टिविटी बड़ी हो और आप कनेक्ट ना कर पाए। भाई ये तो चलिए पढ़ के आ गए चीन में, लेकिन और देशों में भी बैठे होंगे। इनका नेटवर्क तो बहुत लंबा होता है, उसको नेस्तनाबूद करना, उसके अंदर घुसना, उसको चीर देना बहुत मुश्किल है। और ये मॉड्यूल जो पहली बार आया है सर, ये वाकई में आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी साहब कि हमारी मदद चीन इस मामले में, दिल्ली लाल किले पे हुए हमले के मामले में, कार बम ब्लास्ट मामले में शायद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जब झुकेगा तो पाकिस्तान के लिए झुकेगा, और भारत पे अगर झुकेगा तो उस पर वजन और पत्थर पर्वत बन के झुकेगा, मदद के रूप में नहीं झुकेगा। शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी साहब, नमस्कार।